पानी क्या है, पानी जो है वो लैंड के ऊपर जा रहा है। ठीक है। और, और और जो इसका माउथ है वो क्या है, वो बड़ा है। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर आप ये थोड़ा सा ना मोबाइल को लंबाई के वक्त पकड़ लेना तो वो स्क्रीन को मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो। फिर भी उतनी शो हो रही है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बे की बात कर रहे थे कि बे क्या है। बे जो है वो एक वाटर बॉडी का जो है वो लैंड के ऊपर पानी का आ जाना है, और उसका जो माउथ है वो क्या है, ब्रॉड चैनल। चैनल के थ्रू एक पानी का जमीन के ऊपर आ जाना क्या कहलाता है? बे कहलाता है। तो इसमें कौन से बे हैं? कोई बताएगा मुझे किसी मशहूर बे का नाम? किस बे का आपको पता हो? बे के बारे में नहीं पढ़ा आपने? किसी को नहीं पता बे के बारे में? आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो। आ रही है मैम आवाज। मैम आ तो जी रही है मैम लेकिन आवाज पता आ नहीं रही है। है। मैम पता नहीं है। बे के बारे में, बे क्या है? मैं अभी जरा। आपने बताया कि खुशकी के हिस्से के ऊपर पानी का खड़ा होना और हाँ इसका जी। चैनल बहुत ब्रॉड होता है। हाँ जी, ब्रॉड होता है। और गल्फ और बे में क्या फर्क होता है? बस इतना सा फर्क होता है, गल्फ भी ऐसे ही है कि पानी का खुश्की के ऊपर आ जाना। लेकिन जो गल्फ है इसका ये देखें कि चैनल ब्रॉड नहीं है। ये जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है, यानी जो वाटर चैनल है, जिस एरिया में, जिस खुश्की के एरिया में पानी जा रहा है, वो चैनल ब्रॉड नहीं है। बहुत ही तंग एरिया में से पानी गुजर के बहुत ही कम एरिया में लंबाई के रूप में जो है वो पानी खड़ा होता है। तो इसमें जो बस है, यही डिफरेंस है कि इसका चैनल तंग होता है और उसका हाँ ब्रॉड जी, होता हाँ है। जी, होता पानी ही लैंड के ऊपर, पानी ही जा रहा होता है, इनर्ट हो जाता है, पानी दाखिल हो रहा होता है। किसी भी जो बे है उसमें क्या होता है, चैनल आपका ब्रॉड होता है। पानी वो जो माउथ होता है, जिस एरिया में पानी खड़ा होता है, माउथ ब्रॉड होता है। और गल्फ में, बे में ब्रॉड होता है। बे से ही आप याद रखें, ब्रॉड होता है। और गल्फ में क्या होता है? गल्फ में क्या होता है? गल्फ में जो माउथ है वो जो है वो नैरो होता है। तंग ठीक है। चैनल हाँ, होता है। तंग चैनल होता है। तो गल्फ जो है हमारे पास कौन सा है? पर्शियन गल्फ, जिसको खलीज फारस भी बोलते हैं। पर्शियन गल्फ ये कहाँ पे है? ये जहाँ पे हमारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं हमारे पास, कौन से हैं? ईरान, ओमान, इस एरिया में ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है। तो ये जो सारे मैम ईरान और ईरान, नेक्स्ट क्या बोला आपने? ईरान ईरान, और ओमान, यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात, ठीक है, ये सारे जहाँ पे मुल्क हैं वहां पे ये गल्फ है। इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। एक गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये मशहूर है। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और जो बे है इनमें मशहूर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और पर्शियन गल्फ बहुत ज़्यादा फेमस है। ये यहाँ पे जो वाटर है इंडियन ओशन का, एक सेकंड में आपको बताती हूँ कि कहाँ पे। ये इंडियन ओशन है। ठीक है, ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, ये इंडियन ओशन है। और यहाँ पे ऊपर जो ये कंट्रीज हैं ये वाले, और ये सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं। इनमें ये पानी अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पाथ बना रहा है, नैरो पैसेज बना रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ठीक है, इंडियन ओशन का वाटर जो अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है? पर्शियन गल्फ बना रहा है। ठीक है। इसी को गल्फ ऑफ मेक्सिको कहेंगे। नहीं, गल्फ ऑफ मैक्सिको और है, वो एरिया में है। जो पर्शियन ठीक गल्फ है। है इसमें जो वाटर जा रहा है नैरो पाथ में से, वो जा रहा है इसका इंडियन ओशन का। ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में पैसिफिक ओशन
और जो अटलांटिक ओशन है वो इस एरिया में उनका वाटर गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास से गुजर रहा है। ठीक है, इधर अब आ जाए आप। हम अच्छा, बे के बारे में पढ़ा है, आइलैंड के बारे में, पेनिनसुला के बारे में, गल्फ के बारे में। अब इस्थमस क्या है? इस्थमस, इस्थमस ऐसा एक खुश्की का टुकड़ा है को आपस में मिलाता है, वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। ठीक है, इस्थमस मैम क्या रिपीट है? प्लीज। इस्थमस ऐसा खुश्की का टुकड़ा है, ये देखें, इस ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा खुश्की का बारीक सा नैरो सा पाथ है जो दो बड़ी लैंड मैसेज को दो बड़ी लैंड मैसेज को आपस में जोड़ता है और दो बड़ी वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। ठीक है, क्या होता है इस्तेमाल? एक खुश्की का ऐसा नैरो सा टुकड़ा जो दो बहुत ही बड़े लैंड मैसेज को आपस में कनेक्ट करता है और दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में सेपरेट करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? इसकी हमारे पास दो बहुत अच्छी एग्जांपल है जो रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी के। तो पनाह है और दूसरी सेकेंड, ये नॉर्थ अमेरिका है जहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है लैंड, इस्तमस के साथ लैंड लिखा हुआ है। इससे समझे कि ये नॉर्थ अमेरिका है सारा, यहाँ पे ये ब्लैक सर्कल लगा हुआ है और ऊपर से इस्तमस जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको लैंड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। और ये एक चैनल है जो कि पनामा कैनाल समझे। ठीक है, पनामा का एरिया है। इसके नीचे आए तो नीचे जो एक आपको ब्लैक सर्कल लैंड के ऊपर नजर आ रहा है, ये समझे कि साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ऐसा खुश्की का टुकड़ा जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है। ठीक है, और दो मेन वाटर बॉडीज को आपस में सेपरेट कर रहा है। तो जो इसके लेफ्ट पे आपको एक ब्लैक लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस नजर आ रही हैं, ये क्या है? वेवी लाइंस, ये पैसिफिक ओशन है। इस पाथ के लेफ्ट पे ये पैसिफिक ओशन है और इस पाथ के राइट पे जो आपको वाटर बॉडीज नजर आ रहा है, ये ओशन कौन सा है? ये है अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये सारा नॉर्थ से साउथ अटलांटिक ओशन फैला हुआ है। ठीक है, और लेफ्ट पे नॉर्थ से साउथ पैसिफिक ओशन फैला हुआ है। दरमियान में जो एक पाथ है वो पनामा कैनाल के थ्रू जुड़ा हुआ है। और पनामा कैनाल जो है ये 1914 में बनी है, ये एक मैन मेड कैनाल थी। ठीक है, 1914 में इसका जो है वो रास्ता खोला गया था इधर से ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अच्छा और ये जो, दूसरी कनाल के बारे में? अच्छा उसका मैं बताती हूँ। ये जो मैंने आपको बताया ना, दो वाटर बॉडीज को ये जो ना बड़ा पार्ट है ना राइट साइड पे वाटर का, इसको बड़े एरिया को तो हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन। लेकिन इस अटलांटिक ओशन के अंदर जहाँ पे ये राइट साइड पे आपको एक ट्रायंगल से मिलती जुलती शेप नजर आ रही है, यहाँ पे कैरिबियन सी है। यानी ये भी एक पीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सी है जो किसी ओशन के अंदर है। ठीक है, ये पहला और आखिरी सी है जो ओशन के अंदर है। कौन से ओशन के अंदर है? अटलांटिक ओशन के अंदर। कौन सा सी है? कैरिबियन सी। कैरिबियन सी क्या है? ये कहते हैं कि ये ओशन के अंदर सी है। तो ये सी कैसे है? एक ओशन के अंदर सी जो है वो हम किस तरह लेंगे कि ये जो जिन्होंने ये बताया है कि ओशन के अंदर एक सी है, उससे क्या मुराद है? उसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है ना जहाँ पे ये मैंने एक ट्रायंगल की शेप बनाई हुई है, डी शेप आपको नजर आ रही है, इस एरिया में जो मूवमेंट्स है ना सी की, यानी ओशन के अंदर मूवमेंट्स जो है ना वो जो एंटी क्लॉकवाइज मुसलसल पानी वहां पे घूम रहा है।
जिस तरह गोल चक्री के अंदर कोई चीज हम फेर रहे होते हैं ना, ऐसे पानी की मूवमेंट है वहां। यानी वैसे तो ये सारा ओवरऑल ऊपर से नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ अमेरिका के राइट पे और साउथ अमेरिका के राइट पे अटलांटिक ओशन है, लेकिन साउथ अमेरिका से थोड़ा ऊपर और नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नीचे, ठीक है, वहां पे इसके अंदर कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी ओशन के अंदर है, क्यों है? वहां पे पानी की मूवमेंट ऐसी है कि वो एक ऐसे शो होता है कि यहाँ पे कोई डिफरेंट सेपरेट वाटर बॉडी है। अटलांटिक ओशन के अंदर एक सेपरेट वाटर बॉडी है, तो इसकी वजह क्या है कि वहां पे पानी की मूवमेंट अटलांटिक ओशन के अंदर इस एरिया में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। उस एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो एक खास एरिया तक फैली हुई है मूवमेंट। उसमें पानी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है और ऐसे शो करता है कि ये एक सेपरेट वाटर बॉडी है, और इसका नाम क्या दिया हुआ है? कैरिबियन सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिफरेंट रूमर्स भी हैं। कुछ कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो पता नहीं नीचे क्या क्या चीज है, कुछ ये भी कहते हैं यहाँ पे बेरी बेड़े बड़े गायब होते हैं। बड़ी बड़ी रूमर्स है इसके बारे में। सच क्या है ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि नीचे क्या है, ऐसी क्या चीज है जो मुसलसल घूम रही है। कुछ कहते मैम हैं कि बरमूदा ये ट्रायंगल वाला। बरमुदा ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है, वो और एरिया है, उसके अच्छा बारे में हम डिस्कस अच्छा करेंगे। लेकिन इसके बारे में भी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये जो इसका मुंह है पानी का वो नीचे जाके दोजख में खुलता है। वो डिफरेंट र्यूमर्स है, मैम सच्चाई इसको इसमें ब्लैक इतनी। होल के नाम से, ब्लैक हाँ, होल। ब्लैक होल भी इसको कहा जाता है कि ये घूमता घूमता नीचे की तरफ कुछ कोई ऐसी चीज है। कुछ कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्सेस है नीचे। ठीक है, इस अटलांटिक ओशन के नीचे इस एरिया में मैग्नेटिक फोर्सेस हैं और अर्थ की मूवमेंट ऐसी है, इस वजह से जो पानी की लहरें हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मुसलसल घूम रही हैं, और वहां पे एक डिफरेंट लुक आती है कि ये एक ओशन के अंदर सी है, तो इसका उन्होंने बाकायदा नाम दे दिया है। ठीक है, तो जब आपने पनामा कनाल का ऑप्शन आता है तो आपने ये नहीं कहना कि ये पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है, बल्कि आपने कहना है कि ये पैसिफिक ओशन को कैरिबियन सी के साथ जोड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, हमने पढ़ा इस्थमस के बारे में। और स्विस कैनाल का आप पूछ रहे हैं, तो स्विस कैनाल जो है ये हमारे इधर एशिया वाली साइड पे है। ये अफ्रीका को एशिया से जोड़ती है ये कैनाल। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी कैनाल है। ठीक है, अफ्रीका और एशिया के दरमियान, यानी अफ्रीका और एशिया दो बड़ी लैंड मैसेज को, दो वाटर बॉडी से सेपरेट करता है स्विस कैनाल। और दो लैंड मैसेज जो बहुत बड़ी लैंड मैसेज हैं, कौन कौन सी? अफ्रीका, ठीक है, कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और दूसरा एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ती है ये स्विस कैनाल। ठीक है, तो स्विस कैनाल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी कैनाल है जो अफ्रीका और इसको जोड़ रही है एशिया को। और यहाँ पे कौन कौन से ओशन है? यहाँ पे जो ओशन है वो इंडियन ओशन है, एशिया के साथ इंडियन ओशन, और अफ्रीका के जो है लेफ्ट पे मेडगास्कर सी है। मेडगास्कर नहीं, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन, इन दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, अफ्रीका के आपस में जोड़ता है। इसके बाद आ जाए स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? और दो लैंड मैसेज को सेपरेट करता है। ठीक है, तो इसमें कीजिएगा इसमें स्ट्रेट। एक तो आता है हॉर्मस स्ट्रेट। स्ट्रेट जो है ये इस्थमस के ऑपोजिट है। दो वाटर बॉडीज को एक नैरो वाटर चैनल के थ्रू कनेक्ट करता है और दो बड़ी लैंड मैसेज को आपस में सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। जियोग्राफी की टर्म स्ट्रेट क्या है? दो वाटर बॉडीज को एक नैरो चैनल कनेक्ट करता है और दो बड़ी लैंड मैसेज को आपस में जो है, नहीं, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहाँ पे है? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन इनको कनेक्ट करती है। जो मलाक्का स्ट्रेट है ये ईस्ट वाली साइड से पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है, और मलेशिया और इसके अलावा कंट्री जो है इसके साथ
थाईलैंड और आगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, उनको सेपरेट करता है। जो मेन मैसेज है, मैसेज बॉडी में जो एक लैंड मैस है, उसमें ऑस्ट्रेलियन और एशियन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है और जोड़ता किसको है, पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है। स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट। ठीक है, इस तरह और भी काफी फेमस स्ट्रेट है। सब इस वक्त जो मेरे माइंड में आ रही है वो हॉर्मज है और ये मलाक्का स्ट्रेट है। इसके अलावा स्ट्रेट जो मैम है, हॉर्मस की एक जो स्पेलिंग जहाँ पे प्लीज। अलास्का है, हॉर्मज है HORMUZ, हॉर्मज स्ट्रेट। ये भी ओके काफी मैम। मशहूर है, इसको मजीद आप सर्च भी कर लीजिएगा। इसके अलावा ये जो है ना हमारा, जो मैंने आपको बताई थी स्टेट, रशिया से ली है यूएसए ने। 50वीं जो स्टेट है जो यूएसए के साथ आके मिली है, रशिया से उन्होंने परचेज की है, वहां पे भी स्ट्रेट है। ठीक है, अलास्का जो है, अलास्का के एरिया को कनेक्ट करती है, इसके साथ सेपरेट करती है। अलास्का और साउथ नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है पैसिफिक ओशन, और जो ईस्ट पैसिफिक ओशन को वेस्ट वाले साइड से ओशन से जोड़ती है। ठीक है, तो ये है, ये 6 कॉन्सेप्ट थे बेसिक जियोग्राफी के हवाले से। इसके अलावा मैम ये जो अलास्का और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है, ये कौन सी स्टेट होगी? नेम क्या था इसका? इस वक्त मुझे इसका नेम नहीं याद आ रहा, मैं आपको इसका नाम ठीक है, सेंड कर दूंगी, इसके बारे में सही। डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप मैम नेक्स्ट। काफी नहीं, इतना ही आज के लिए। बहुत कम है। कौन बोल रहा है? एहसानुल्लाह। अहसानुल्लाह। सर अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए, बस डिस्कस करना है और नोट्स हो, आपने कहा तो ठीक है, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये मैम ये आपको स्क्रीन से एशियन के साथ और किसके साथ सेपरेट करती है? ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को तो जोड़ती है, और एशियन और किसको सेपरेट करती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और एशिया, के और बी जो है वो दोनों मिलके एक काम को दिन में करते हैं। ए और बी अगर मिलके करते हैं प्लस बी, तो वो कितने दिनों में करते हैं काम को, एक पीस ऑफ वर्क को 15 डेज में करते हैं। बी अलोन इन 20 डेज, अगर अकेला बी करता है तो वो कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट वर्क, वो कह रहे हैं 20, अगर बी अकेला 20 दिनों में करता है तो ए जो है वो कितने दिनों में करेगा अकेला, अगर उसे ये काम करना पड़े। तो हम लिखेंगे पहले तो जो जो हमारे पास दिया हुआ है, जो गिवन है वो क्या है, ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। तो 1 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी, अगर 15 दिनों में वो एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, उस 15 डेज का जो 15वां हिस्सा है वो, तो वो क्या बनेगा, 1/15 डेज। बी कंप्लीट वर्क, बी जो है वो पूरा टास्क अगर अकेले करता है, अलोन करता है, तो वो 20 डेज में करेगा। और अगर उसे एक दिन, उसका एक दिन का काम कितना बनेगा, एक दिन का अगर हम काम निकालते हैं तो वो 20 दिनों का जो है वो 20वां हिस्सा होगा। तो 20वां हिस्सा क्या होगा, 1/20। ठीक है, तो 10 is 1 days वर्क। तो अगर हम सिर्फ एक दिन का निकालते हैं ए का काम, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो ए और बी काम कंप्लीट कर रहे हैं वो 15 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में अगर वो करते हैं तो वो 1/15 है। इस तरह उसमें से टोटल जो ए और बी कर सकते हैं, उसमें से जो बी अकेला कर सकता है वो निकाल देंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, वो ए का अकेले का काम होगा। ठीक है, तो 1/15 माइनस 1/20, 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लें तो वो 60 आता है। ठीक है, 15 को हम डिवाइड करते हैं, मैम इसकी स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड नहीं शो हो रही, नहीं मैम, एक सेकंड। मैथ की।
शो हो रही है आप स्क्रीन? जी अब हो रही। हाँ जी, मैंने बताया ए और बी कंप्लीट करेंगे काम को 15 डेज में। अगर उनका एक दिन का काम दोनों का निकालते हैं तो 1 और 15 होगा। बी अकेला काम करता है 20 दिनों में, उसी टास्क को कंप्लीट करता है। अगर उसका एक दिन का निकालते हैं तो 1 और 20 हो जाएगा। वो कह रहे हैं अकेला ए कितने दिनों में काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं उसमें से क्या निकाल देंगे, जो बी अकेला जो है वो काम कंप्लीट करता है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। 1 और 15 माइनस 1 ओवर 20 हो जाएगा। 15 और 20 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो वो 60 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जो पहली फ्रैक्शन का है 1 और 15 का, उस 15 को हम 60 पर डिवाइड करेंगे। 15 4 आर 60। 4 को हम न्यूमिनेटर जो पहली फ्रैक्शन है उसका, अब वो क्या है, वो 1 है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 आर 4, माइनस की अलामत है दरमियान में वो लगा देंगे। 20 को हम 60 पर डिवाइड करेंगे, 3 आएगा हमारे पास। 3 को हम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 आर 3। 4 में से 3 को हम माइनस करते हैं तो 1 ओवर 60। तो 1 ओवर 60 क्या है कि एक दिन में जो वो काम कर सकता है, ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1 ओवर 60। और अगर वो उसे पूरा काम करना पड़ता है, एक दिन का काम उसका कितना है, 1 ओवर 60, तो कंप्लीट वर्क करने के लिए उसे कितने दिन चाहिए, 60 डेज। ठीक है, तो ये 75 जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन है। उसके बाद बी पार्ट था, उसमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें कहा हुआ था कि ये वाला डिवाइडेंड था, ये वाला डिवाइजर था, तो इतना क्वेश्चन था। और अगर ये वाला डिवाइडेंड हो तो ये डिवाइजर हो तो क्वेश्चन क्या होगा। तो डिवाइडेंड जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 52.416 डिवाइडेड बाय 0.0168। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 52.416 का पॉइंट खत्म कर देंगे, डेसिमल खत्म करके फ्रैक्शन में लेके आएंगे। पॉइंट हम खत्म कर अगर खत्म कर देते हैं तो ओवर में हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा पॉइंट की जगह। पॉइंट से आगे हमारे पास कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 3 नंबर है। कौन कौन से हैं, 416, 416 है। तो कितने हैं, 416, 3 नंबर है। तो पॉइंट को हमने खत्म किया, पॉइंट की जगह हमने ओवर में 1 लगाया, 416 की जगह हम 3 जीरो नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइड का हम सैंपल डालेंगे 0.0168। इसमें भी जो है पॉइंट इसको खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। पॉइंट से आगे 4 डिजिट्स हैं तो चारों की जगह हम 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया, 52,416 ओवर 1000 डिवाइडेड बाय 168 ओवर 10,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 52,416 ओवर 1000 डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आगे वाली जो उसके सामने फ्रैक्शन होगी उसका क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, 10,000 ओवर 168 हो जाएगा। इनके जो 10,000 की 4 जीरो है और 1000 की 3 है, 3 जीरो से कट जाएंगी और 10 जो है वो 52,416 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद 168 में डिवाइड हो जाएगा। इनको डिवाइड करने के बाद अगर हम आंसर निकालते हैं तो वो आएगा 3,120। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 76 का सी ऑप्शन है। ठीक है, ये इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77। इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, तो ये हम एक 10th में पढ़ते थे कांजुगेट। ठीक है, अब शायद स्टार्ट जो मैथ्स की बाकी बुक्स है उनमें भी ये आ रहा हो। हाँ, तो ये क्या करेंगे, कांजुगेट लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो x की जगह हम x की वैल्यू ही पुट करेंगे, प्लस 1 ओवर x। 1 ओवर x की जगह 1 की जगह 1 आ जाएगा और ओवर में x की वैल्यू आ जाएगी। अब कांजुगेट हम कैसे लेते हैं, कांजुगेट क्या है, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 हम ऐसे ही लिखेंगे। कांजुगेट में क्या होगा कि जो x की वैल्यू है उससे एक दफा हम जो है वो माइनस में न्यूमिनेटर में लिखेंगे और एक दफा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, ये देखें आप, ये देखें, एक दफा ये मैंने ऊपर लिखी है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 और एक दफा मैंने ये यहाँ पे लिखी है
7 - 4√3, ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, वैसे हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये थी 7 + 4√3 + 1/7 ये वाली वैल्यू ऊपर वाली थी, लेकिन इसमें कॉन्जुगेट के ये दोनों ऐड हो गए। अब ये जो है वैल्यू ऊपर वाली दोनों मल्टी 4√3 - 4√3 से कट जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, 7 + 7, 7 + 7 14 हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं, एक जगह हमारे पास प्लस में दिया हुआ और एक दफा माइनस में दी हुई स्टेटमेंट। तो हम इसका क्या, हमारे पास फार्मूला है a² - b²। माइनस अगर दरमियान में दो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे, a² - b²। a² में क्या बन जाएगा, 7 और 7, फिर 7 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट होता है, उसका मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। ये अंडर रूट जो है, ये जो 3 के ऊपर स्क्वायर, इसके साथ इसकी डिडक्शन हो जाएगी। क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 बच जाएगा। 3 के ऊपर से तो स्क्वायर खत्म हो गया उसके अंडर रूट के साथ कट के, लेकिन 4 के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। 4 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था जो कि कट गया है स्क्वायर के साथ। 4 के ऊपर स्क्वायर मौजूद है और 3 के ऊपर जो स्क्वायर रूट था वो उसके स्क्वायर के साथ कट गया, तो अंदर रह गया 3। लेकिन 4 का स्क्वायर हम लेंगे, 4 × 4 = 16 और उसके साथ जो स्क्वायर रूट कट के इस 2 के साथ कट के बच गया 3 बचा। ठीक है, 16 ऊपर हमारे पास क्या है, 14/7, 7 * 14 माइनस 16 × 3, 16 3 = 48, 49 में से 48 माइनस हुआ है और ऊपर क्या है 14 और नीचे क्या है 1। 14/1 का मतलब क्या है, 14। आंसर हमारे पास क्या निकला है, आंसर हमारे पास निकला है 14। और ये क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इसके बाद था क्वेश्चन था हमारे पास 77, आई थिंक 77 या 78 क्वेश्चन है। ये जो पिछला पेपर हमने किया उसमें था कि 4 क्लासेस हैं और 4 क्लासेस में जो क्लासेस की स्ट्रेंथ है, पहली क्लास की स्ट्रेंथ 10 बच्चे हैं, दूसरी में 20 बच्चे हैं, तीसरी में 30 हैं और चौथी में 40 हैं। जो 10 बच्चों वाली क्लास है उसमें से 20% बच्चे पास हुए। ठीक है, और जो 20 बच्चों वाली क्लास थी उसमें जो रिजल्ट आया है वो 30% बच्चे पास हैं। जो तीसरी क्लास थी इसके 30 बच्चे थे, उसमें 60% रिजल्ट आया है और जो चौथी क्लास थी उसका रिजल्ट 100% आया। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि ओवरऑल जो परसेंटेज बनती है चारों क्लासेस का, ओवरऑल जो रिजल्ट बनता है परसेंटेज में बताएं। तो पहले तो हम निकालेंगे कि पहली क्लास की स्ट्रेंथ 10 है और रिजल्ट उसका आया है सिर्फ 20%। तो हम कैसे निकालेंगे कि 10 में से अगर सिर्फ 20% बच्चे पास हुए हैं तो कितने बच्चे पास हुए, वो टोटल कितने बच्चे पास हुए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ये देखिए, हम लिखेंगे 10 × 20%, 10 × 20%, 10 × 20% का मतलब, परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी परसेंट किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 10 × 20% हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 × 20/100। तो 100 की दोनों 0, 20 और 10 की दोनों 0 से डिडक्ट हो जाएंगी, कट जाएंगी और 2 1s are 2। यानी अगर 10 बच्चों की क्लास है उसमें 20% रिजल्ट आया है तो कितने 10 में से कितने बच्चे पास हैं, सिर्फ 2 बच्चे पास। ठीक है, इसी तरह हमने जिस क्लास में 20 बच्चे हैं उसका 30% रिजल्ट निकाला है, वो भी ऐसे ही हमने किया है 20 × 30%। तो 30% का मतलब 30/100 है, 30/100 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके काट के हमने कितने बच्चे बनते हैं, 20 स्ट्रेंथ में से अगर 30% रिजल्ट आया है तो वो 6 बच्चे पास हैं। इसी तरह तीसरी क्लास में 30 बच्चे हैं, रिजल्ट 60% आया है, तो अगर 30 बच्चों में से 60% रिजल्ट आता है तो 18 बच्चे पास होते हैं। अगर चौथी क्लास जो है उसमें 40 बच्चे हैं और रिजल्ट 100% आया है तो 100% का मतलब क्या है, 40 के
40 बच्चे पास हैं। अब हमने क्या करना है, इन चारों को हमने जमा कर लेना, 2 + 6 + 18 + 40, तो ये आता है हमारे पास 66। तो 66 की हमने परसेंटेज निकालनी है कि ओवरऑल परसेंटेज चारों क्लासेस के रिजल्ट की क्या है। तो ये बन जाएगा 66/100%। तो ये क्या बन जाएगा, 66 यानी 66/100। तो 66/100 का मतलब क्या होता है, 66%। ये ये इसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, समझ आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बाय अ शर्ट इन 470 एंड सोल्ड इन 540। कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने में बाय की है शर्ट, 470 में की है, और सोल्ड कितने में कर रहा है, 540 में कर रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? हाँ जी, Profit. प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। 470 की शर्ट बाय की है और सोल्ड कितने में कर रहा है, 540 में। तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, 70 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट परसेंटेज ये बताएं, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। सीपी क्या है, सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस क्या है, 470। सेल प्राइस एसपी क्या है, सेल प्राइस 540। प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सेल प्राइस, प्रॉफिट तब भी होता है कि जब सेल प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो सेल प्राइस ज्यादा होगी तो हम उसको पहले लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को बाद में लिखेंगे, माइनस तब करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 540 माइनस 470। तो ये 70 हमारे पास क्या निकल आया, प्रॉफिट निकल आया। अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जितना निकला है और जितनी उस बंदे की जो भी चीज है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट कितना है 70, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 470, मल्टीप्लाई 100%। 70 को 470 पे डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आंसर आएगा 14.89। 89 और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, परसेंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये इस क्वेश्चन 79 का नन ऑफ दीज है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1200 में 12 रुपीज इज लेंट आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। यानी प्रिंसिपल कितना था जो उन्होंने उधार खरीदा बैंक से या बैंक से लिया, वो 1200 रुपए है। ठीक है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सूद कितनी है, 5%। और कितने सालों के लिए सूद लिया जा रहा है, कितने सालों के लिए 1200 रुपए जो है वो लैंड किए जा रहे हैं, तो वो है 3 सालों के लिए। कितना अर्सा है, 3 साल के लिए। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट हमने उधार ली, ठीक है, वो कितनी है, 1200 रुपए है। उस पर रेट लिया है तो उस पे सूद हमें हर साल कितना देना है, 5% के हिसाब से। और कितने सालों के लिए ले रहे हैं, 3 साल के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमने निकालना कैसे होता है, PRT फार्मूला है हमारे पास अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल 1200, 5% का मतलब क्या है, 5/100। और टाइम पीरियड टी, स्मॉल टी किसको शो कर रहा है, कितने टाइम के लिए, 3 सालों के लिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 180। यानी 3 सालों में हमें कितने कितने रुपए वापस करने हैं, 1200 रुपया हमने खरीदा है, अगर उधार लिया है बैंक से तो हमें बैंक को एक्स्ट्रा हर साल कितने वापस करने पड़ने हैं, 60 60 रुपीज हम उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे 5% के हिसाब से। 1200 रुपए के ऊपर जो 3 सालों बाद वो बना है लोन, वो कितना बना है, 180। तो 180 3 सालों में अमाउंट जो उसने सूद के तौर पे वापस की है, 1200 अमाउंट ली थी, 180 रुपया 3 सालों में उसके ऊपर सूद बन गया है। तो कितनी होगी ये टोटल अमाउंट, जितनी 1200 ली और वापस कितनी करनी है 3 सालों के अंदर, वो 1380 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है ये वहां पे आई थिंक सी ऑप्शन है।
बुक में। तो ये आपके मैथ से क्वेश्चन यही थे। बाकी एक दो जो है वो एक तो लॉग वाला क्वेश्चन है, तो वो लॉग तो हमने कैलकुलेटर से हम लॉग निकाल सकते हैं। लॉग या लॉगरिथम का हमें वो ज़बानी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी वैल्यू, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो हम कर सकते हैं। और 82 पे जो है वो पूछा हुआ है कि अगर एक वॉच है कितनी दफ़ा उसकी नीडल जो है होती तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन स्ट्रेट होती है। 24 घंटे में जो क्लॉक की नीडल्स होती हैं वो दोनों स्ट्रेट होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक नॉर्थ में है तो दूसरी साउथ में, अगर एक ईस्ट में है तो दूसरी वेस्ट में, स्ट्रेट लाइन में। तो वो इसका आंसर जो बुक में दिया हुआ है, मैंने वैसे काउंट नहीं किया, आप लोग माइंड में सोच के गिन लीजिएगा कितनी दफा ऐसी कंडीशन होती है कि क्लॉक में 24 घंटों में कि एक वो सुई स्ट्रेट होती है दोनों और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इधर लिखा हुआ था बुक में 22 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का पोर्शन है। तो इसके बाद हिस्ट्री के कुछ लोग पहले ही कह रहे थे, तो हिस्ट्री के मैंने ये आपको दफा इधर शेयर करके बता देती हूँ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप करें जरूर, इन चीजों को छोड़े नहीं। ये पहले मैंने आपको 3 पेज शेयर किए थे, उसके बाद ये शाहथाम पास वन कौन है, ठीक है, ये उसी उसी सीक्वेंस में है, पहले 3 पेजेस के साथ। पानीपत की पहली जंग मैंने आपको शेयर की थी, ये पानीपत की दूसरी जंग है। उसके बाद हुमायूं की वफात है, ठीक है। और ये अकबर की ताजपोशी हुई है 1556 में। अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था, ठीक है। और बहराम खान कौन था? अकबर से हुमायूं से पहले कौन था मुगल बादशाह? अकबर, वो बाबर। उसके बारे में जो मैंने पहले 3 पेज शेयर करे, पहले उनको अच्छी तरह पढ़े, फिर इनको पढ़े, ठीक है। इस वीकेंड पे जो हम टेस्ट लेंगे, इस दफा फिर टेस्ट स्किप हो गया, मुझे याद नहीं कि टेस्ट होना है हमारा, मुझे भी, मैं भी भूल गई हूँ। लेकिन ये जो नोट्स जो जो मैं चीजें शेयर कर रही हूँ, ये सब होंगे टेस्ट में, कहीं से भी मैं वो एमसीक्यूज आपको ऑनलाइन देंगी, ठीक है। तो जी मैम। जी इसमें कोई मैम। मुश्किल नहीं। जी मैम। यस मैम। ये वजीफा, ये अकबर के बारे में सारा दिया हुआ है डिटेल में। और ये ऐसे क्वेश्चन, वैसे तो इनकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, अगर आप करने बैठ जाएं तो ये जो नोट्स हैं इनमें सिर्फ वो क्वेश्चन है जो पीपीएससी में रिपीटेड है, ठीक, पढ़ लेते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है,